तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं द कंजूरियन 4 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिसका टाइटल रखा गया है द कंजूरियन लास्ट राइट्स। जी हाँ दोस्तों, ये एक बेहतरीन मूवी रहने वाली है 2025 की। तो इसकी पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा, इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग फैक्ट, डिटेल अपडेट। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे मैं इसके बारे में और डिटेल आपको बताता हूँ। निर्देशित और चाड हेस और कैरी डब्ल्यू हेस द्वारा लिखित 2013 की अमेरिकी अलौकिक हॉरर फिल्म है। यह द कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म है। चार पैट्रिक विल्सन और वेरा फार्मिगा एड और लोरेन वॉरेन के रूप में अभिनय करते हैं, जो असाधारण जांचकर्ता और भूतिया के प्रमुख मामलों से जुड़े लेखक हैं। उनकी कथित वास्तविक जीवन की रिपोर्टों ने द एमिटीविले हॉरर कहानी और फिल्म फ्रेंचाइजी को प्रेरित किया। 5 वॉरेन पेरोन परिवार की सहायता के लिए आते हैं, जिन्होंने 1971 में रोड आइलैंड में अपने नए कब्जे वाले फार्म हाउस में तेजी से परेशान करने वाली घटनाओं का अनुभव किया था। फिल्म का निर्माण जनवरी 2012 में शुरू हुआ और रिपोर्टों ने पुष्टि की कि वान द वॉरेन फाइल्स नामक एक फिल्म के निर्देशक है, जिसे बाद में द कॉन्ज्यूरिंग नाम दिया गया। फरवरी 2012 में विल्मिंगटन, उत्तरी कैरोलिना में उत्पादन शुरू हुआ और दृश्यों को कालानुक्रमिक क्रम में शूट किया गया। द कॉन्ज्यूरिंग 19 जुलाई 2013 को वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स और न्यू लाइन सिनेमा द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रिलीज किया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिन्होंने प्रदर्शन, निर्देशन, पटकथा, माहौल और संगीत स्कोर की प्रशंसा की। इसने अपने $20 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $319 मिलियन से अधिक की कमाई की। एक सीक्वल, द कॉन्ज्यूरिंग 2, 2016 में रिलीज किया गया था। कथानक 1968 में प्रसिद्ध दानवविज्ञानी एड और लोरेन वॉरेन एनाबेले मामले की जांच कर रहे हैं, जिसमें दोस्त डेबी और कैमिला का कहना है कि उनके पास एक प्रेतवाधित गुड़िया है। वे बताते हैं कि एक माध्यम से संपर्क करने के बाद उन्होंने आत्मा को गुड़िया पर कब्जा करने की अनुमति दी, जिसने दावा किया कि वह एनाबेले हिगिंस नाम की 7 वर्षीय लड़की थी, जिसकी अपार्टमेंट में मृत्यु हो गई थी। गुड़िया से छुटकारा पाने में असमर्थ होने के कारण डेबी और कैमिला ने वॉरेन से संपर्क करने का फैसला किया। फिर वॉरेन बताते हैं कि गुड़िया वास्तव में कभी प्रेतवाधित नहीं हुई थी और यह एक राक्षसी आत्मा के लिए एक माध्यम था जिसने डेबी और कैमिला को हेरफेर किया ताकि वह अंततः उनके शरीर में से एक पर कब्जा कर सके। 3 साल बाद 1971 में रोजर और कैरोलिन पेरोन अपनी 5 बेटियों एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टीन, सिंडी और अप्रैल के साथ हैरिसविले, रोड आइलैंड में एक फार्म हाउस में चले जाते हैं। उनका कुत्ता, सैडी, घर में प्रवेश करने से इनकार कर देता है। लुकाछिपी के खेल के दौरान एक छोटी सी दुर्घटना के परिणामस्वरूप एक अज्ञात तहखाने के प्रवेश द्वार का पता चलता है। पहली कुछ रातों में असाधारण घटनाएं होती है। घर की हर घड़ी सुबह 3:07 बजे बंद हो जाती है। कैरोलिन हर सुबह अतिरिक्त बड़े चोटों के साथ जागती है। एक दिन सैडी यार्ड में मृत पाई जाती है। कैरोलिन और क्रिस्टीन दोनों एक दुष्ट आत्मा का सामना करते हैं। कैरोलिन वॉरेन से संपर्क करती है, जो उससे मिलते हैं और एक प्रारंभिक जांच करने के लिए सहमत होते हैं, जिसके दौरान लोरेन, एक दिव्यदर्शी, देखती है कि पेरोन परिवार पर अंधेरे बलों ने कब्जा कर लिया है। वह बताती है कि घर छोड़ने से वे मुक्त नहीं होंगे। सबूत इकट्ठा करने के लिए वे अपने सहायक ड्रू थॉमस और पुलिस अधिकारी ब्रैड हैमिल्टन की मदद से घर के चारों ओर कैमरे और घंटियां लगाते हैं। आगे की खोज से पता चलता है कि यह घर एक बार बातशेबा शेरमेन, मैरी टाउन ईस्टी की रिश्तेदार नामक एक आरोपी चुड़ैल का था, जिसने शैतान के लिए अपने सप्ताह के बच्चे की बलि दी और 1863 में सुबह 3:07 बजे खुद को मार डाला, शैतान के प्रति अपने प्यार का इजहार करने और अपनी जमीन हड़पने वाले सभी लोगों को शाप देने के बाद। संपत्ति पर बने घरों में वर्षों से कई हत्याओं और आत्महत्याओं की रिपोर्टें हैं। एक सुबह बातशेबा कैरोलिन के सामने आती है और उसे पूरी तरह से अपने वश में कर लेती है। उस रात समूह को एक आत्मा की आवाज सुनाई देती है, जो सिंडी को अलमारी में ले जाती है, जहां वह एक गुप्त मार्ग का खुलासा करती है। लोरेन मार्ग में प्रवेश करती है और तहखाने में गिर जाती है,
जहां उसे एक महिला की आत्मा दिखाई देती है जिस पर बातशेबा ने बहुत पहले कब्जा कर लिया था और जिसका इस्तेमाल उसने अपने बच्चे को मारने के लिए किया था। बातशेबा ने नैन्सी पर हमला किया। यह घटना कैमरे में कैद हो गई। वॉरेन ने निष्कर्ष निकाला कि भूत भगाने के लिए कैथोलिक चर्च से प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए यह पर्याप्त सबूत है, लेकिन फादर गॉर्डन बताते हैं कि अनुमोदन सीधे वेटिकन से आना होगा क्योंकि पेरोन परिवार कैथोलिक चर्च का सदस्य नहीं है। वॉरेन के घर में बातशेबा ने वॉरेन की बेटी जूडी पर हमला किया। पेरोन परिवार एक मोटल में शरण लेता है, लेकिन कैरोलिन क्रिस्टीन और अप्रैल को मारने के लिए घर वापस ले जाती है। एड, लोरेन और ब्रैड कैरोलिन को तहखाने में क्रिस्टीन को चाकू मारने की कोशिश करते हुए पाते हैं। लोरेन चेतावनी देती है कि अगर वे कैरोलिन को घर से बाहर ले गए तो बातशेबा उसे मार डालेगी। वे कैरोलिन को एक कुर्सी से बांध देते हैं और एड खुद भूत भगाने का प्रयास करता है। हालांकि कैरोलिन भाग जाती है और अप्रैल को मारने का प्रयास करती है, लेकिन लोरेन उसे अपने परिवार के साथ साझा की गई एक विशेष याद की याद दिलाकर उसे बुलाने में सक्षम होती है, जिससे एड भूत भगाने का काम पूरा कर पाता है, बातशेबा के अभिशाप को हटा सकता है और उसे वापस नर्क में भेज सकता है। अपने घर लौटकर एड, पेरोन के घर से प्रेतवाधित संगीत बॉक्स को अपने शापित कलाकृतियों के कमरे में जोड़ता है, जिसे उन्होंने पिछले मामलों से एकत्र किया था। जैसे ही वह चला जाता है, संगीत बॉक्स अपने आप बजना शुरू हो जाता है। भालना, वेरा फार्मिगा, लोरेन वॉरेन, पैट्रिक विल्सन, एड वॉरेन, लिली टेलर, कैरोलिन पेरोन, रॉन लिविंगस्टन, रोजर पेरोन, शेनली कैसवेल, एंड्रिया के रूप में, हेले मैकफारलैंड, नैन्सी, जॉय किंग, क्रिस्टीन के रूप में, मैकेजी फॉय, सिंडी के रूप में, काइला डेवर, अप्रैल, शैनन कूक, ड्रू के रूप में, जॉन ब्रदरटन, ब्रैड के रूप में, स्टर्लिंग जेरिन्स, जूडी वॉरेन के रूप में, जॉर्जियाना के रूप में, मैरियन गयोट, मॉर्गन्ना में, डेबी के रूप में, एमी टिप्टन, कैमिला के रूप में, रिक के रूप में, जैक पप्पास, बटशेबा के रूप में, जोसेफ बिशारा, मॉरिस के रूप में, क्रिस्टोफ वेलन, स्टीव कोल्टर, फादर गॉर्डन के रूप में, लॉरेन वॉरेन दर्शक के रूप में, महिला, बिना श्रेय, उत्पादन, विकास, निर्माता टोनी डेरोसाग्रंड ने मूल उपचार लिखा और परियोजना का शीर्षक द कॉन्ज्यूरिंग रखा। लगभग 14 वर्षों तक उन्होंने बिना किसी सफलता के फिल्म बनाने की कोशिश की। उन्होंने कनेक्टिकट में द हॉन्टिंग के पीछे की प्रोडक्शन कंपनी गोल्ड सर्किल फिल्म्स के साथ फिल्म बनाने का सौदा किया, लेकिन अनुबंध को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका और सौदा रद्द कर दिया गया। 7 डेरोसाग्रंड ने निर्माता पीटर सफ्रान के साथ गठबंधन किया और भाई लेखकों चाड और केरी डब्ल्यू हेस को स्क्रिप्ट को परिष्कृत करने के लिए बोर्ड पर लाया गया। 6 डेरोसाग्रंड के उपचार और एड वॉरेन टेप का उपयोग करते हुए हेस भाइयों ने कहानी के दृष्टिकोण को पेरोन परिवार से वॉरेन में बदल दिया। भाइयों ने विवरण स्पष्ट करने के लिए कई बार फोन पर लोरेन वॉरेन का साक्षात्कार लिया। 2009 के मध्य तक संपत्ति 6 स्टूडियो बोली युद्ध का विषय बन गई, जिसने फिल्म को समिट एंटरटेनमेंट में उतारा। 9 हालांकि डेरोसाग्रंड और समिट लेनदेन को समाप्त नहीं कर सके और फिल्म टर्नअराउंड में चली गई। डेरोसाग्रंड ने न्यू लाइन सिनेमा के साथ फिर से संपर्क किया, जो मूल बोली युद्ध में हार गए थे। पहली प्रचार छवियां नवंबर 2012 में जारी की गई, जिसमें फार्मिगा और विल्सन को एड और लोरेन वॉरेन के रूप में पेश किया गया। 4 एक टीजर ट्रेलर, जिसे पहले 2012 न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन में दिखाया गया था, ने फरवरी 2013 में फिल्म के विपणन अभियान की शुरुआत की। 36 पूरे अभियान के दौरान फिल्म को एक सच्ची कहानी पर आधारित के रूप में भारी प्रचारित किया गया। फिल्म की रिलीज से पहले के हफ्तों में ट्रेलर और टीवी स्पॉट में वास्तविक जीवन के पेरोन परिवार को दिखाया जाने लगा। 37-38 इसके बाद द डेविल्स ओवर नामक एक फीचर आया, जिसमें लोरेन वॉरेन और अन्य अपसामान्य जांचकर्ता फिल्म में देखी गई कुछ अलौकिक घटनाओं की व्याख्या करते हैं। 39 नाट्य प्रदर्शन। वार्नर ब्रदर्स और न्यू लाइन सिनेमा ने शुरू में द कॉन्जूरिंग को
2013 की शुरुआत में रिलीज करने का इरादा किया था, लेकिन परीक्षण दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद गर्मियों की रिलीज की तारीख तय की। 40 अंततः यह फिल्म 19 जुलाई को उत्तरी अमेरिका में और यूनाइटेड किंगडम और भारत में 2 अगस्त को रिलीज हुई। 41 इस वजह से यह 2006 की द ओमेन के बाद से जून या जुलाई के महीनों के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यापक रिलीज प्राप्त करने वाली पहली हॉरर फिल्मों में से एक है। 43 फिल्म का एक ट्रेलर और एक क्लिप 2012 न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन में दिखाया गया था। 45 मार्च 2013 में फिल्म को MPAA द्वारा आर रेटिंग दी गई थी, जिसे वान ने बहुत वयस्क बताया था। 18 जब हमने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने मूल रूप से कहा, यह बहुत डरावना है। इसमें कोई विशिष्ट दृश्य या टोन नहीं है जिसे आप PG-13 पाने के लिए निकाल सके। 46 फिल्म को BBFC द्वारा 15 रेटिंग दी गई है। 47 विश्व प्रीमियर 8 जून 2013 को नोक्टर्ना मैड्रिड इंटरनेशनल फैंटास्टिक फिल्म फेस्टिवल के पहले संस्करण की समापन रात में हुआ था। 48 इसके बाद 21 जून को लॉस एंजल्स फिल्म फेस्टिवल में फिल्म की 2 स्क्रीनिंग हुई, जिसमें निर्देशक जेम्स वान के साथ एक प्रश्नोत्तर खंड भी शामिल था। 49 इसके बाद 15 जुलाई 2013 को लॉस एंजल्स के सिनेरामा डोम में फिल्म के लिए एक रेड कारपेट प्रीमियर आयोजित किया गया था। 51 होम मीडिया द कॉन्ज्यूरिंग को 22 अक्टूबर 2013 को वार्नर होम वीडियो द्वारा DVD और ब्लूरे प्रारूपों में रिलीज किया गया था। 31 मई 2022 को इसे ब्लूरे प्रारूप में अन्य द कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स फिल्मों के साथ रिलीज किया गया था। 52 स्वागत बॉक्स ऑफिस द कॉन्ज्यूरिंग ने उत्तरी अमेरिका में $137.4 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $182.1 मिलियन की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल $319.5 मिलियन की कमाई हुई, जबकि इसका बजट $20 मिलियन था। 2 उत्तरी अमेरिका में यह फिल्म 19 जुलाई 2013 को रेड 2 टर्बो और RIPD के साथ खुली और इसके शुरुआती सप्ताहांत में 2,903 सिनेमाघरों से $30-35 मिलियन की कमाई करने का अनुमान था। 53 55 फिल्म ने अपने गुरुवार रात के शो से $3.3 मिलियन कमाए। 56 और अपने पहले दिन गुरुवार के पूर्वावलोकन सहित $17 मिलियन एक महीने पहले द पर्ज से थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया। 57 फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में $41.9 मिलियन की कमाई की, पहले स्थान पर रही और एक मूल R-रेटेड हॉरर फिल्म के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग के रूप में द पर्ज का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 58 वार्नर ब्रदर्स के लिए द कॉन्ज्यूरिंग ने वितरक की बड़े बजट की फिल्म पैसिफिक रिम के पहले सप्ताहांत को पीछे छोड़ दिया। 58 जबकि हॉरर फिल्में आमतौर पर अपने दूसरे सप्ताहांत में कम से कम 50% गिरती है, द कॉन्ज्यूरिंग केवल 47% गिरी, $22.2 मिलियन कमाए और नई रिलीज द वुल्वरिन के बाद दूसरे स्थान पर रही। 59 सिनेमाघरों में चलने के बाद फिल्म को आधिकारिक तौर पर बॉक्स ऑफिस हिट घोषित किया गया, जिसने दुनिया भर में कुल $318 मिलियन के साथ अपने उत्पादन बजट से 15 गुना अधिक कमाई की। 2 सभी उत्पादन और प्रचार खर्चों की गणना करते हुए डेडलाइन हॉलीवुड ने अनुमान लगाया कि फिल्म ने कुल $161.7 मिलियन का लाभ कमाया। 60 उत्तरी अमेरिका के बाहर फिल्म ने अपने सभी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कुल मिलाकर $180.6 मिलियन की कमाई की। 2 ऑस्ट्रेलिया में इसने अपने शुरुआती सप्ताहांत में $1.8 मिलियन की कमाई की, जो द हीट और दिस इज द एंड के बाद बॉक्स ऑफिस पर तीसरे स्थान पर रही। 61 ऑस्ट्रेलिया में इसकी कुल कमाई $8.2 मिलियन थी। 62 यूनाइटेड किंगडम में यह फिल्म 6 अगस्त को द स्मर्फ्स 2 के साथ खुली, जिसने अपने शुरुआती सप्ताहांत में $2.6 मिलियन $3.3 मिलियन कमाए। 63 और वहां कुल मिलाकर $16.2 मिलियन की कमाई की। 62
इसकी सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कमाई मेक्सिको में हुई, जो 23 अगस्त को पहले स्थान पर खुली, जहां फिल्म ने कुल मिलाकर 18.9 मिलियन डॉलर कमाए। 62 अहमियत भरा जवाब। समीक्षा एकत्रीकरण वेबसाइट रॉटन टोमाटोज ने 228 समीक्षाओं के आधार पर 86% अनुमोदन रेटिंग और 7.2/10 की औसत रेटिंग की रिपोर्ट की है। वेबसाइट की आलोचनात्मक सहमति में लिखा है, अच्छी तरह से तैयार की गई और खुशी से खौफनाक, द कॉन्ज्यूरिंग प्रभावी पुराने स्कूल के डर की एक श्रृंखला के माध्यम से खौफ को बढ़ाती है। 64 मेटाक्रिटिक ने 35 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 68 का भारित औसत स्कोर दिया, जो आम तौर पर अनुकूल समीक्षा दर्शाता है। 65 सिनेमास्कोर ने बताया कि दर्शकों ने ए से एफ के पैमाने पर द कॉन्ज्यूरिंग को ए ग्रेड दिया। 66 यह कंपनी से ए ग्रेड प्राप्त करने वाली पहली हॉरर फिल्म थी। 67 लॉस एंजल्स फिल्म फेस्टिवल के बाद अपनी समीक्षा में हॉलीवुड रिपोर्टर की शेरी लिंडेन ने कहा, डिजिटल प्रभावों के न्यूनतम उपयोग, इसके मजबूत, सहानुभूतिपूर्ण प्रदर्शन और बेहतरीन डिजाइन कार्य के साथ, यह फिल्म द एक्सॉर्सिस्ट और द एमिटीविले हॉरर के विषयों और तरीकों की याद दिलाती है, जो पूर्व की मार्मिकता और गहराई को प्राप्त नहीं करती है, लेकिन विशुद्ध सिनेमाई सुंदरता में उत्तरार्ध से कहीं आगे निकल जाती है। 34 वैरायटी के जस्टिन चांग ने फिल्म को सकारात्मक समीक्षा दी। फिल्म को एक सनसनीखेज मनोरंजक पुराने स्कूल का संकीपन और हाल की यादों में सबसे चतुर, सबसे प्रभावशाली थ्रिलर में से एक कहा। 68 द रैप के अलोंसो डुराल ने भी फिल्म की प्रभावशीलता की प्रशंसा की, यह समझाते हुए कि यह हॉरर फिल्मों के ट्रॉप्स को फिर से बनाने की कोशिश नहीं करती है, चाहे वह भूत हो या राक्षस या भूत भगाने की बात हो, लेकिन फ्रेड एस्टायर ने टैपरांसिंग का आविष्कार नहीं किया था। 69 एंटरटेनमेंट वीकली के क्रिस नशावती ने फिल्म को दिया झटकों के लिए मूड और ध्वनि प्रभावों की प्रभावशीलता का हवाला देते हुए, जो कभी सस्ते नहीं लगते। 70 कुछ आलोचकों ने द एक्सॉर्सिस्ट और पोल्टरजिस्ट जैसी फिल्मों के साथ फिल्म की समानता पर नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की। 71 बेहतर इंडीवायर के एरिक कोहन ने समझाया कि वॉरेन को पता हो सकता है कि राक्षसी कब्जे को कैसे संभालना है, लेकिन द कॉन्ज्यूरिंग एक अलग हमलावर शक्ति से ग्रस्त है, परिचितता के भूत। 73 सैलून के एंड्रयू ओहिर ने कहा कि फिल्म ने सभी चीख-पुकार वाले झटके दिए जो आप चाहते हैं, बिल्कुल सही समय पर, लेकिन केंद्रीय अवधारणा कि सलेम चुड़ैल परीक्षणों में आरोपित और निष्पादित निर्दोष महिलाएं वास्तव में चुड़ैल थीं, जिन्होंने बच्चों को मार डाला और शैतान और हर चीज के लिए अपने प्यार का वादा किया, निंदनीय और अक्षम्य बकवास था। 74 जिस घर पर यह फिल्म आधारित थी, उसके पिछले मालिक नोर्मा सुटक्लिफ और गेराल्ड हेलफ्रिच ने 2015 में जेम्स वान, वार्नर ब्रदर्स और अन्य निर्माताओं पर मुकदमा दायर किया था, इस आधार पर कि फिल्म के परिणामस्वरूप उनकी संपत्ति को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा था। एंटरटेनमेंट वीकली ने ऐसे दस्तावेज प्राप्त किए जिनमें मालिकों ने विभिन्न आक्रमणों की पुष्टि की और पुष्टि की कि उन्हें शैतानी पंथों से जुड़ी कई वस्तुएं मिली है। मुकदमे से यह भी पता चला कि पिछले मालिकों ने 1987 में घर खरीदा था और 2012 तक शांति से रहते थे। दोनों मालिक अनिर्दिष्ट हर्जाना मांग रहे थे। जब सवाल किया गया तो वार्नर ब्रदर्स के प्रवक्ता ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। दिसंबर 2017 में मामला खारिज कर दिया गया। 91 एड और लोरेन वॉरेन के बारे में 1980 की किताब द डेमोनोलॉजिस्ट के लेखक गेराल्ड ब्रिटल ने फिल्म के बारे में वार्नर ब्रदर्स, न्यू लाइन प्रोडक्शंस और निर्देशक जेम्स वान के खिलाफ मुकदमा दायर किया। ब्रिटल ने दावा किया कि फिल्म, उसके बाद के सीक्वल और स्पिन-ऑफ के साथ, वॉरेन के साथ उनके द्वारा अपनी पुस्तक के विषय पर कोई भी काम करने के लिए किए गए एक विशेष अनुबंध का उल्लंघन करती है। ब्रिटल को वापस करने से पहले फिल्म के अधिकार मूल प्रकाशक प्रेंटिस हॉल के पास थे। वार्नर ब्रदर्स ने मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। 92 वार्नर ब्रदर्स ने दिसंबर 2017 में ब्रिटल के साथ मामले का निपटारा किया। 93 परंपरा द कॉन्ज्यूरिंग 2 मुख्य लेख द कॉन्ज्यूरिंग 2
जून 2013 में यह बताया गया कि न्यू लाइन सिनेमा पहले से ही एक सीक्वल विकसित कर रहा था। 94 फार्मिगा और विल्सन दोनों को एक अतिरिक्त फिल्म के लिए अपनी भूमिकाओं को फिर से करने के लिए साइन किया गया था। 95 द कॉन्ज्यूरिंग 2 को 23 अक्टूबर 2015 को रिलीज किया जाना था। 96 लेकिन अक्टूबर 2014 में वार्नर ब्रदर्स ने फिल्म की रिलीज की तारीख को अनिर्दिष्ट 2016 रिलीज की तारीख पर स्थानांतरित कर दिया। 97 21 अक्टूबर को यह घोषणा की गई कि जेम्स वान सीक्वल का निर्देशन करने के लिए वापस आएंगे। 98 11 नवंबर 2014 को फिल्म को 10 जून 2016 को रिलीज के लिए सेट किया गया था। 99 सीक्वल को बाद में डेविड लेस्ली जॉनसन द्वारा चाड और कैरी डब्ल्यू हेस और वान की पटकथा के साथ फिर से लिखा गया था। 100 यह फिल्म इनफील्ड पोल्टरजिस्ट मामले से संबंधित है जो 1977 से 1979 तक लंदन में हुआ था। 101 इसमें वॉरेंस की एमिटीविले भूथा घटना की जांच को भी दर्शाया गया है। 102 मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2015 में लॉस एंजल्स में शुरू हुई और दिसंबर 2015 में लंदन में संपन्न हुई। 103 मताधिकार। मुख्य लेख द कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स। द कॉन्ज्यूरिंग की सफलता ने कई संबंधित फिल्मों और सीक्वल को जन्म दिया है। मूल फिल्म के साथ साथ 2016 की द कॉन्ज्यूरिंग 2 और द कॉन्ज्यूरिंग द डेविल मेड मी डू इट भी है, जो 2021 में रिलीज हुई थी। एनाबेले डॉल के बारे में 3 फिल्में बनाई गई है, 2014 की एनाबेले, 2017 की इसकी प्रीक्वल एनाबेले क्रिएशन और 2019 की दोनों फिल्मों की सीक्वल एनाबेले कम्स होम। दानव नन वेलक को लेकर 2 फिल्में बनाई गई है। द नन 2018 में रिलीज हुई और इसकी सीक्वल द नन 2 2023 में रिलीज हुई। यह सभी देखे। डरावनी फिल्मों की सूची। 2013 की हॉरर फिल्मों की सूची। जेम्स वान, जन्म 26 फरवरी 1977, एक ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्माता है। उन्होंने मुख्य रूप से हॉरर शैली में सो और इंसिडियस फ्रैंचाइज के सहनिर्माता और द कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स के निर्माता के रूप में काम किया है। बाद वाला $2 बिलियन से अधिक की सबसे अधिक कमाई करने वाली हॉरर फ्रैंचाइज है। डो वान फिल्म और टेलीविजन प्रोडक्शन कंपनी एटॉमिक मॉन्स्टर के संस्थापक भी है। सो फ्रैंचाइजी से अपने करियर की शुरुआत करते हुए वान ने 2004 में अपनी पहली फिल्म के साथ अपने फीचर निर्देशन की शुरुआत की। यह फ्रैंचाइजी व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसने वैश्विक स्तर पर $1 बिलियन से अधिक की कमाई की। 3-4 असफलताओं के दौर के बाद 5 वान को इंसिडियस सीरीज के साथ नई सफलता मिली, जिसमें उन्होंने 2010 में पहली फिल्म और 2013 में इसके सीक्वल का निर्देशन किया। दूसरे इंसिडियस के उसी वर्ष वान ने पहली कॉन्ज्यूरिंग फिल्म का निर्देशन किया जिसे आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता मिली। उन्होंने 2016 में दूसरी किस्त के निर्देशक के रूप में काम किया और फ्रैंचाइजी में बाद की फिल्मों का निर्माण किया। हॉरर के अलावा वान ने फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रैंचाइज की 7वीं किस्त फ्यूरियस 7 2015 और डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स सुपरहीरो फिल्म एक्वामैन 2018 और इसके सीक्वल एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम 2023 का निर्देशन किया। फ्यूरियस 7 और एक्वामैन दोनों ने $1 बिलियन से अधिक की कमाई की, जिससे वान 2 फिल्मों के साथ यह मुकाम हासिल करने वाले 8वें निर्देशक बन गए। 6 वह 2021 तक अब तक के 16वें सबसे ज्यादा कमाई करने वाले निर्देशक है। उनकी फिल्मों ने दुनिया भर में $3.7 बिलियन से अधिक की कमाई की है। 8 प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। जेम्स वान का जन्म 26 फरवरी 1977 को कुचिंग, सरवाक, मलेशिया में चीनी मलेशियाई माता पिता के घर हुआ था। जब वे 7 साल के थे तब वान और उनका परिवार पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पर्थ चले गए। 9 वयस्क होने पर पर्थ लौटने से पहले उन्होंने कैनबरा में लेक टुगेरानोंग कॉलेज में पढ़ाई की। 10-11 वान पर्थ से मेलबर्न चले गए, जहां उन्होंने RMIT विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। उन्होंने 1999 में RMIT से मीडिया में कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 12 आजीविका। 2004 से 2006 पदार्पण।
2003 से पहले वान और उनके दोस्त साथी फिल्म निर्माता लेव वेनेल ने अपने सपनों और डर को इसके कथानक की प्रेरणा के रूप में उद्धृत करते हुए एक डरावनी फिल्म की पटकथा लिखना शुरू किया था। स्क्रिप्ट पूरी करने के बाद वान और वेनेल अपनी स्क्रिप्ट से एक अंश चुनना चाहते थे, जिसे बाद में 100 के रूप में जाना गया और स्टूडियो में अपनी फिल्म को पेश करने के लिए इसे फिल्माया गया। चार्ली क्लूसर की मदद से, जिन्होंने फिल्म के लिए स्कोर तैयार किया था, और कुछ स्टैंड इन अभिनेताओं के साथ वान और वेनेल ने अपेक्षाकृत कम बजट में फिल्म की शूटिंग की। वेनेल ने फिल्म के मुख्य पात्रों में से एक एडम स्टेनहाइट के रूप में फिल्म में अभिनय करने का भी फैसला किया। 13 फुल लेंथ शो की रिलीज के बाद फिल्म को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बॉक्स ऑफिस पर भारी सफलता मिली। फिल्म ने अमेरिका में $55 मिलियन और अन्य देशों में $48 मिलियन की कमाई की। कुल मिलाकर दुनिया भर में $103 मिलियन से अधिक की कमाई हुई। यह प्रोडक्शन बजट से $100 मिलियन अधिक था। 14 इसने स्टूडियो को सीक्वल सॉ 2 और बाद में सॉ फ्रैंचाइजी के बाकी हिस्सों को हरी झंडी दिखा दी। अपनी स्थापना के बाद से सॉ फिल्में बिना समायोजित डॉलर में दुनिया भर में अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉरर फ्रैंचाइजी बन गई है। अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका में सॉ दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉरर फ्रैंचाइजी है, जो केवल फ्राइडे द 13वीं फिल्मों से $10 मिलियन के अंतर से पीछे है। 15-16 वान ने सॉ 2004 का निर्देशन किया और सॉ 3 2006 का सहलेखन किया। इस बीच उन्होंने और वेनेल ने मुख्य रूप से सीक्वल सॉ 2, सॉ 3, सॉ 4, 17 सॉ वी, सॉ 6, सॉ 3D, जिगसॉ, स्पाइरल और सॉ एक्स के कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया है। 2007 से 2009 पेशेवर असफलताएं। 2007 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में वान। 2007 में वान ने 2 फीचर फिल्मों का निर्देशन किया। पहली हॉरर फिल्म डेड साइलेंस थी, जो उस समय वान और वेनेल के एजेंट की सलाह का नतीजा थी। वान और वेनेल ने तब से कहा है कि यह फिल्म उनके लिए एक नकारात्मक अनुभव थी। 5 डेड साइलेंस में ऑस्ट्रेलियाई अभिनेता रयान क्वांटन ने अभिनय किया था और यह एक किंवदंती के आधार पर आधारित है, जिसमें एक वेंट्रिलोक्विस्ट मैरी शॉ का भूत उसकी उपस्थिति में चीखने वाले किसी भी व्यक्ति की जीभ काट देता है। एक खूनी फिल्म के बजाय वान ने फिल्म को एक डरावनी गुड़िया फिल्म के रूप में वर्णित किया। यह उन पुराने ट्वाइलाइट जोन एपिसोड या हैमर हॉरर फिल्मों की भावना में है। बहुत पुराने जमाने की 18-19-20 फिल्म ने $20 मिलियन के प्रोडक्शन बजट के मुकाबले $22 मिलियन 21 से अधिक की कमाई की। 22 इसे आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। 23-24 वान ने बाद में ली क्ले के साथ मिलकर डेमोनिक नामक एक डायमेंशन फिल्म्स हॉरर फिल्म का निर्माण किया, जिसे दिसंबर 2014 में रिलीज किया जाना था। वान ने इस फिल्म के लिए विचार तैयार किया, जिसका निर्देशन विल कैनन ने किया और इसमें मारिया बेलो मुख्य भूमिका में थीं। मैक्स ला बेला ने इसकी पटकथा लिखी। फिल्म को आखिरकार अगस्त 2017 में वीओडी पर रिलीज किया गया। 61 इसके बाद उन्होंने एनाबेले का निर्माण किया, जो द कॉन्ज्यूरिंग का स्पिन-ऑफ था, जो 2013 की फिल्म का प्रीक्वल था। स्पिन-ऑफ लाभदायक था, जिसे $6.5 मिलियन के बजट पर बनाया गया था और इसने $256 मिलियन से अधिक की कमाई की थी। 62 फ्रैंचाइजी के हिस्से के रूप में उन्होंने प्रीक्वल फिल्म एनाबेले क्रिएशन 2017, एक और कॉन्ज्यूरिंग स्पिन-ऑफ हॉरर फिल्म द नन 2018 और एनाबेले कम्स होम 2019 का भी निर्माण किया। वान ने गैरी डॉबरमैन के साथ द नन और एनाबेले कम्स होम का सहलेखन किया। 63 2018 में वान ने डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स सुपरहीरो फिल्म एक्वामैन का निर्देशन किया। 64, 65, 66 फिल्म ने दुनिया भर में $1.148 बिलियन से अधिक की कमाई की। 67 यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली डीसीयू फिल्म बन गई और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डीसी कॉमिक्स के चरित्र पर आधारित सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई, जिसने द डार्क नाइट राइजेज को पीछे छोड़ दिया। 68 2019 में वान ने डीसी यूनिवर्स स्ट्रीमिंग सेवा के लिए स्वैम्प थिंग के चरित्र पर आधारित एक टेलीविजन श्रृंखला विकसित की। 69 7 अगस्त 2015 को वान ने न्यू लाइन सिनेमा के 2021 मॉर्टल कॉम्बैट रीबूट का निर्माण करने के लिए हस्ताक्षर किए।
74 साल बाद दक्षिण ऑस्ट्रेलियाई सरकार के बजट में दक्षिण ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निगम को भारी बढ़ावा मिला, जिसमें मॉर्टल कॉम्बैट रीबूट राज्य के इतिहास में सबसे बड़ा फिल्म निर्माण के रूप में एक प्रमुख प्राप्तकर्ता बनने के लिए तैयार था। 71 फरवरी 2018 में वान को स्टेन सकाई की उसगी योजिम्बो कॉमिक बुक श्रृंखला के एनिमेटेड रूपांतरण का कार्यकारी निर्माण करने की पुष्टि की गई थी। 72 सीजीआई एनिमेटेड श्रृंखला का प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर 2022 में हुआ और इसका शीर्षक समुराई रैबिट द उसगी क्रॉनिकल्स था। 73 2021 में वान ने एनाबेले वालिस अभिनीत हॉरर फिल्म मैलिग्नेंट का निर्देशन। 74 75 76 इसके अलावा 2021 में वान ने अमेजन प्राइम के लिए आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर के टेलीविजन रूपांतरण का कार्यकारी निर्माण किया। 77 16 नवंबर 2022 को यह घोषणा की गई कि वान की प्रोडक्शन कंपनी एटॉमिक मॉन्स्टर जेसन ब्लम के ब्लमहाउस प्रोडक्शंस के साथ विलय के लिए बातचीत कर रही थी, जिसमें कंपनी ने यूनिवर्सल पिक्चर्स के साथ एक साझा फर्स्ट लुक डील की थी। दोनों कंपनियां अलग अलग लेबल के रूप में काम करना जारी रखेंगी, जिसमें से प्रत्येक अपनी रचनात्मक स्वायत्तता और ब्रांड पहचान बनाए रखेगी। 78 79 80 भविष्य की परियोजनाएं। 2018 में हॉलीवुड रिपोर्टर ने बताया कि वान और निर्माता रॉय ली और लैरी सेनित्स्की स्टीफन किंग के उपन्यास द टॉमीनॉकर्स का फिल्म रूपांतरण विकसित कर रहे थे और स्टूडियो को पैकेज बेच रहे थे। 81 बाद में डेडलाइन ने बताया कि यूनिवर्सल ने बोली युद्ध जीत लिया है और फीचर फिल्म पैकेज हासिल कर लिया है। वान अपने एटॉमिक मॉन्स्टर लेबल के तहत फिल्म रूपांतरण का निर्माण करेंगे, जिसका उद्देश्य निर्देशन करना है। 82 मार्च 2020 में वान को यूनिवर्सल पिक्चर्स के साथ मिलकर फ्रैंकस्टीन का आधुनिक रीमेक बनाने की घोषणा की गई थी। 83 वान इतालवी हॉरर कॉमिक श्रृंखला डायलन डॉग पर आधारित एक टेलीविजन श्रृंखला से भी जुड़े हुए हैं, जिसकी घोषणा अक्टूबर 2019 में की गई थी। 84 85 86 दिसंबर 2022 में उन्होंने कहा कि श्रृंखला अभी भी विकास में थी और वह निवेशकों को खोजने के लिए प्रकाशन गृह के साथ भी काम कर रहे थे। 87 वान स्क्रीन जेम्स के साथ हॉरर फिल्म बॉर्डर पेट्रोल का निर्माण करेंगे, जो हांस रॉबर्ट्स फिल्म का निर्देशन करेंगे। 8 अक्टूबर 2023 में डिज्नी ब्रांडेड टेलीविजन ने वान और माइकल क्लियर के साथ गारगोयल्स लाइव एक्शन रीबूट की घोषणा की, जो कार्यकारी निर्माता रैंक में शामिल हो गए। 89 अप्रकाशित परियोजनाएं। 2009 में एक्स-रे नामक एक वेहनलवान सहयोगी परियोजना की घोषणा की गई थी और इसे एक नई फिल्म नोयर एक्शन परियोजना के रूप में वर्णित किया गया था, जिसमें निर्माता रॉबी ब्रेनर भी परियोजना से जुड़े थे। हालांकि दिसंबर 2012 तक आगे कोई विकास नहीं हुआ। 90 यह भी घोषणा की गई थी कि स्कॉट ओ ब्राउन के ग्राफिक उपन्यास नाइटफॉल का रूपांतरण डेथ सेंटेंस के बाद वान की अगली फिल्म होगी। कथानक में वे घटनाएं शामिल हैं जो एक अपराधी को पिशाचों द्वारा संचालित टेक्सास जेल में भेजे जाने के बाद होती है। 91 हालांकि कुछ भी नहीं हुआ और वान ने फिल्म के अधिकार खो दिए। 2012 में डिज्नी को द रॉकेटियर 92 का रीमेक बनाने की सूचना मिली थी और वान फिल्म का निर्देशन करने के बारे में बातचीत कर रहे थे। हालांकि कोई भी फिल्म कभी सफल नहीं हुई। 93 इसी तरह 1980 के दशक की टेलीविजन सीरीज मैकगाइवर फिल्म के रूपांतरण को निर्देशित करने के लिए वान की बातचीत कभी भी सफल नहीं हुई और शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण उन्होंने निर्देशन से हाथ खींच लिए। 94 इसके बजाय मैकगाइवर नामक एक रीबूट टेलीविजन सीरीज का प्रीमियर सितंबर 2016 में हुआ। वान ने सीरीज का निर्माण किया और पायलट एपिसोड का निर्देशन किया। 95 वान को एक समय सोनी के लिए लाइव एक्शन रोबोटिक फिल्म के लिए निर्देशक की भूमिका से भी जोड़ा गया था, लेकिन जुलाई 2017 में एंडी मुशिएती द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। 96 97 एक्वामैन का एक हॉरर टिंगरा स्पिन-ऑफ जिसे द ट्रेंच कहा जाता है, विकास में था। वान ने इसका निर्माण किया होगा जबकि नोआ गार्डनर और एडन फिट्जगेराल्ड को स्क्रिप्ट लिखने के लिए साइन किया गया था। 98 इसे अप्रैल 2021 में रद्द कर दिया गया था। 99 व्यक्तिगत जीवन। 22 जून 2019 को वान ने रोमानियाई अभिनेत्री इंग्रिड बिसु से सगाई कर ली, जिसकी घोष पीटर सफर्न
जन्म 22 नवंबर 1965, एक ब्रिटिश अमेरिकी फिल्म निर्माता और प्रबंधक है। वह वर्तमान में जेम्स गन के साथ डीसी स्टूडियो के सहाध्यक्ष और सह-सीईओ के रूप में कार्य करते हैं। प्रारंभिक जीवन। पीटर सफर्न ऑर्डेल और हेनरी सफर्न के बेटे हैं, जो अश्केनाजी यहूदी वंश के हैं। 2 यूके में पले सफर्न ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ से अपनी जेडी की डिग्री हासिल की। 3 यूटीए में सहायक बनने से पहले उन्होंने न्यूयॉर्क शहर में एक कॉर्पोरेट वकील के रूप में काम किया। 4 कैरियर। वह गोल्डमिलर कंपनी में मैनेजर बन गए और 1998 तक वहीं रहे। 5 इसके बाद वे ब्रिलस्टी नगरे में 5 साल तक मैनेजर रहे, इससे पहले कि उन्हें 2003 में ब्रिलस्टी नगरे मैनेजमेंट का अध्यक्ष नामित किया गया। अध्यक्ष के रूप में उन्हें विभाग की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार बनाया गया, जिसमें ब्रैड पिट, जेनिफर एनिस्टन, एडम सैंडलर, निकोलस केज और कॉर्टनी कॉक्स सहित 200 से अधिक ग्राहक थे। 6 उन्होंने द सफ्रान कंपनी लॉन्च करने के लिए 2006 में ब्रिलस्टी नगरे छोड़ दिया और अपने साथ अपनी पूरी क्लाइंट सूची ले गए। 7 प्रबंधक के रूप में उन्होंने सीन कॉम्प्स, एडम शैंकमैन, डेविड हाइड पियर्स, जेनिफर लोपेज और ब्रुक शील्ड्स का प्रतिनिधित्व किया। 8 पिछले कुछ वर्षों के दौरान सफर्न द कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स 9 का निर्माण करने में सक्षम रहे हैं और वार्नर ब्रदर्स के साथ अपने फर्स्टलुक डील के माध्यम से अपने बैनर तले एक्वामैन, शाजम, द सुसाइड स्क्वाड, शाजम, फ्यूरी ऑफ द गॉड्स और पीसमेकर टेलीविजन सीरीज जैसी फिल्मों और अन्य का निर्माण किया है। 10 अक्टूबर 2022 में सफर्न और जेम्स गन को डीसी स्टूडियो के सहाध्यक्ष और सह-सीईओ नामित किया गया, जो फिल्म, टेलीविजन और एनिमेशन परियोजनाओं की देखरेख करेंगे। गन रचनात्मक पहलुओं को संभालेंगे, जबकि सफर्न डिवीजन के व्यावसायिक पक्ष को संभालेंगे। दोनों ने 1 नवंबर 2022 को अपने पद संभाले। 11, 12, 13, 14 सफर्न और गन व्यापक डीसीयू के लिए पात्रों की कास्टिंग में शामिल है और सफर्न फ्रेंचाइजी की सभी फिल्मों का निर्माण करते हैं। वेरा एन फार्मिगा 1/FRMI/फार्मिगा जन्म 6 अगस्त 1973 एक अमेरिकी अभिनेत्री है। फार्मिगा ने अपने पेशेवर अभिनय करियर की शुरुआत टेकिंग साइड्स 1996 के मूल ब्रॉडवे प्रोडक्शन में मंच पर की थी। टेलीविजन और फिल्म में विस्तार करने के बाद फार्मिगा को 2004 में ड्रामा डाउन टू द बोन में एक ड्रग एडिक्ट की भूमिका के साथ सफलता मिली। उन्हें 2009 की कॉमेडी ड्रामा अप इन द एयर में अभिनय के लिए प्रशंसा मिली, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। फार्मिगा ने 2011 में ड्रामा फिल्म हायर ग्राउंड से निर्देशन की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने प्रमुख भूमिका भी निभाई थी। उन्होंने राजनीतिक थ्रिलर द मंचूरियन कैंडिडेट 2004, क्राइम ड्रामा द डिपार्टेड 2006, ऐतिहासिक ड्रामा द बॉय इन द स्ट्राइप्ड पजामा 2008, थ्रिलर सोर्स कोड 2011 और सेफ हाउस 2012, कानूनी ड्रामा द जज 2014, जीवनी पर आधारित ड्रामा द फ्रंट रनर 2018, मॉन्स्टर फिल्म गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स 2019 और क्राइम ड्रामा द मेनी सेंस ऑफ नेवार्क 2021 में अभिनय किया। उन्होंने नेटफ्लिक्स मिनी सीरीज वैन देसी अस 2019 में भी अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकन मिला। फार्मिगा ने कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स फिल्मों द कॉन्ज्यूरिंग 2013, द कॉन्ज्यूरिंग 2 2016, एनाबेले कम्स होम 2019 और द कॉन्ज्यूरिंग द डेविल मेड मी डू इट 2021 में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर लोरेन वॉरेन का किरदार निभाया। 2013 से 2017 तक उन्होंने आई ड्रामा हॉरर सीरीज बेट्स मोटल में नॉर्मा लुइस बेट्स के रूप में अभिनय किया, जिसने उन्हें प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकित किया। इन प्रदर्शनों ने जोशुआ 2007 और अनाट 2009 फिल्मों में उनकी प्रमुख भूमिकाओं के साथ उन्हें एक चीख रानी के रूप में स्थापित किया। 3 प्रारंभिक जीवन। फार्मिगा का जन्म 6 अगस्त 1973 को एक क्लिफ्टन, न्यू जर्सी में हुआ था।
4. उसके माता पिता यूक्रेनियन हैं, माइखाइलो फार्मिगा एक सिस्टम एनालिस्ट टर्नल एंडस्केपर और उनकी पत्नी लुबोमायरा लुबा नीस्पास एक स्कूल टीचर। 5. उसका एक बड़ा भाई विक्टर। 6 और 5 छोटे भाई बहन हैं, स्टीफन, नादिया, अलेक्जेंडर, लेरिसा जो स्पाइना बिफिरा के साथ पैदा हुई थी, 7 और ताइसा। 8. उनके नाना नानी नादिया नी प्लेटेंसिव 1925 से 2014 और थियोडोर स्पास 1921 से 1990 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कार्लसफेल्ड में विस्थापितों के शिविर में मिले थे। 9. एक बच्चे के रूप में फार्मिगा अपने परिवार के साथ यूक्रेनी ग्रीक कैथोलिक चर्च से पेंटेकोस्टलिज्म में परिवर्तित हो गई। फार्मिगा खुद को 100% यूक्रेनी अमेरिकी मानती है। 11. उनका पालनपोषण इर्विंगटन, न्यू जर्सी में एक द्वीपीय यूक्रेनी अमेरिकी समुदाय में हुआ था। यूक्रेनी उनकी पहली भाषा थी। 4. जब तक उन्होंने 6 साल की उम्र में किंडरगार्टन शुरू नहीं किया, तब तक उन्होंने अंग्रेजी नहीं सीखी। 12. जब वह 12 साल की थी तो परिवार इर्विंगटन से व्हाइट हाउस स्टेशन, न्यू जर्सी चला गया। 13. उन्होंने न्यू जर्सी के नेवार्क में सेंट जॉन द बैप्टिस्ट यूक्रेनी कैथोलिक स्कूल में पढ़ाई की और अपनी किशोरावस्था के दौरान एक यूक्रेनी लोकनृत्य समूह सिजोक्रीली के साथ दौरा किया। 14. 15. एक अर्धपेशेवर लोक नर्तक होने के अलावा वह एक शास्त्रीय रूप से प्रशिक्षित पियानोवादक भी है। 16. 17. फार्मिगा प्लास्ट की सदस्य थीं। 18. 1991 में उन्होंने हंटरडन सेंट्रल रीजनल हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 19. वहां अपने जूनियर वर्ष के दौरान एक विश्वविद्यालय फुटबॉल खेल के दौरान बेंच पर बैठने के बाद उन्होंने अभिनय की खोज की। उनके दोस्त ने उन्हें द वैम्पायर के स्कूल प्रोडक्शन के लिए ऑडिशन देने के लिए राजी किया और उन्होंने लेडी मार्गरेट की मुख्य भूमिका जीती। 20. फार्मिगा ने सिरैक्यूज विश्वविद्यालय में थिएटर का अध्ययन किया और 1995 में ललित कला स्नातक के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 21. सिरैक्यूज में अपने अंतिम वर्ष में उन्होंने कैनेडी सेंटर अमेरिकन कॉलेज थिएटर फेस्टिवल में द सीगल में नीना जरेचन्या का किरदार निभाया और इस प्रोडक्शन ने शीर्ष पुरस्कार जीता। उनके ड्रामा प्रोफेसर गेरार्डिन क्लार्क ने कहा, अगर उन्होंने चौथे एक्ट में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया होता तो हम कभी नहीं जीत पाते। कई जजों ने मुझे यह बताया। 7. कैरियर 1990 का दशक। फरवरी 1996 में फार्मिगा ने अमेरिकन कंजर्वेटरी थिएटर के द टेम्पेस्ट के निर्माण में मिरांडा के रूप में अभिनय किया। 22. उसी वर्ष उन्होंने द बैरो ग्रुप में गुर के निर्माण में एनी हार्टमैन को चित्रित किया। 23. फार्मिगा ने अक्टूबर 1996 में एड हैरिस और डैनियल मेसी के साथ ब्रॉडवे की शुरुआत की। रोनाल्ड हार्वुड के नाटक टेकिंग साइड्स में एमी स्ट्रॉब की भूमिका निभाई। 26. इन मंच भूमिकाओं के बाद उन्होंने अप्रैल 1997 में हॉलमार्क हॉल ऑफ फेम वेस्टर्न टेलीविजन फिल्म रोज हिल में एमिली एलियट की भूमिका निभाते हुए सहअभिनय किया। 27. फार्मिगा ने फॉक्स की अल्पकालिक फंतासी साहसिक श्रृंखला रोअर 1997 में हीथ लेजर और सेबस्टियन रोचे के साथ मुख्य भूमिका निभाई थी। 28. अगले वर्ष उन्होंने एनबीसी की प्रक्रियात्मक ड्रामा सीरीज लॉ एंड ऑर्डर के एक एपिसोड में अतिथि भूमिका निभाई, जिसमें लिंडसे कार्सन की भूमिका निभाई, जो एक सजायाफ्ता हत्यारे की बेटी है जो अपनी हत्या की होड़ में निकल जाती है। 29. उन्होंने ड्रामा थ्रिलर रिटर्न टू पैराडाइज 1998 में विंस वॉन और जोकिन फीनिक्स के साथ सहायक भूमिका निभाते हुए अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की। 30. उस वर्ष भी उन्होंने एनबीसी ड्रामा सीरीज ट्रिनिटी में एलिसन की भूमिका निभाते हुए अतिथि भूमिका निभाई थी। 2000 के दशक। फार्मिगा की अगली फिल्म क्राइम ड्रामा द ऑपर्चुनिस्ट्स 2000 थी, जिसमें उन्होंने क्रिस्टोफर वॉकेन के किरदार की बेटी मिरियम केली की सहअभिनय किया था। 31. रोमांटिक ड्रामा ऑटम इन न्यूयॉर्क 2000 में लिसा टायलर के रूप में उनकी सहायक भूमिका भी थी। 32. अगले वर्ष फार्मिगा ने रॉबर्ट डी नीरो के साथ एक्शन थ्रिलर 15 मिनट्स में डैफ्ने हैंडलोवा की सहायक भूमिका निभाई। 33. और ड्रामा फिल्म डस्ट में सहअभिनय किया। 33. जिसका प्रीमियर 2001 के वेनिस फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। 34. फार्मिगा बाद में एनबीसी की अल्पकालिक प्रक्रियात्मक ड्रामा सीरीज यूसी अंडरकवर के मुख्य कलाकारों में एलेक्स क्रॉस के रूप में शामिल हुईं। सीरीज का प्रीमियर सितंबर 2001 में हुआ था और एक सीजन के बाद इसे रद्द कर दिया गया था। 35.
फार्मिगा ने रोमांटिक ड्रामा लव इन द टाइम ऑफ मनी में अपनी पहली अभिनीत भूमिका निभाई, जिसका प्रीमियर 2002 के सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। 36 जून 2002 में उन्होंने विलियम्सटाउन थिएटर फेस्टिवल में डेविड एल्ड्रिज की अंडर द ब्लू स्काई में अभिनय किया। 37 फार्मिगा अगली बार कॉमेडी ड्रामा डमी 2003 में लोरेना फेंचेती के रूप में एड्रियन ब्रॉडी के साथ दिखाई दी। 38 फार्मिगा अपनी फिल्म द बॉय इन द स्ट्राइप्ड पजामाज के लिए आयोजित प्रश्नोत्तरी में नवंबर 2008 में द बॉय इन द स्ट्राइप्ड पजामा की स्क्रीनिंग पर फार्मिगा। अगले वर्ष फार्मिगा ने स्वतंत्र ड्रामा फिल्म डाउन टू द बोन में एक ड्रग एडिक्टेड मां आयरीन मॉरिसन के रूप में अपनी सफल भूमिका निभाई। 39 जिसका प्रीमियर जनवरी 2004 में सनडांस में हुआ। 40 उनके प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए रोलिंग स्टोन के पीटर ट्रेवर्स ने लिखा, अगर हॉलीवुड में स्वाद का एक औंस बचा होता तो शानदार वेरा फार्मिगा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के ऑस्कर के लिए सबसे आगे होती। 41 उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए लॉस एंजल्स फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड जीता और सर्वश्रेष्ठ महिला लीड के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड के लिए नामांकन अर्जित किया। 42 फार्मिगा अगली बार हिलेरी स्वेंक और एंजेलिका ह्यूस्टन के साथ एचबीओ ड्रामा फिल्म आयरन जॉर्ड एंजेल्स 2004 में पोलिश अमेरिकी मताधिकारवादी रूजा वेंक्लावस्का के रूप में दिखाई दी। 43 इसके तुरंत बाद 2004 की फिल्म माइंड द गैप में उनकी सहायक भूमिका थी, जिसमें उन्होंने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया था जो अपने मंगेतर को वेदी पर छोड़ देती है। इसके बाद उन्होंने ब्रिटिश क्राइम ड्रामा सीरीज टचिंग एविल के अल्पकालिक यूएसए नेटवर्क रूपांतरण में जासूस सुसान ब्रांका के रूप में अभिनय किया। 44-45 इसके अलावा 2004 में उन्होंने राजनीतिक थ्रिलर द मंचूरियन कैंडिडेट में जॉसलीने जॉर्डन के रूप में सहायक भूमिका निभाई, जिसमें डेनिजल वाशिंगटन और मेरिल स्ट्रीप ने भी अभिनय किया। 46 अगले वर्ष उन्होंने एरॉन एकहार्ट और इयान मैक्केलेन के साथ फंतासी ड्रामा नेवरवास में सहअभिनय किया, जिसका प्रीमियर 2005 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ। 47 इसके बाद फार्मिगा लियोनार्डो डिकैप्रियो और मैट डेमन के साथ मार्टिन स्कॉर्सेसे की क्राइम ड्रामा द डिपार्टेड 2006 में पुलिस मनोचिकित्सक डॉ. मैडोलिन मैडेन के रूप में दिखाई दी। 48 मैडोलिन के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए फार्मिगा को सर्वश्रेष्ठ नवागंतुक के लिए एम्पायर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इसके बाद उन्होंने वेन क्रेमर की क्राइम थ्रिलर रनिंग स्केयर्ड में टेरेसा गैडेल की भूमिका निभाई। 50 और एंथनी मिंगेला की रोमांटिक क्राइम ड्रामा ब्रेकिंग एंड एंटरिंग दोनों 2006 में रोमानियाई वेश्या ओना की भूमिका निभाई। 15 फार्मिगा ने बाद में जीना किम की रोमांटिक ड्रामा नेवर फॉरएवर में सोफी ली की मुख्य भूमिका निभाई। 51 जिसका प्रीमियर 2007 सनडांस में हुआ था। 52 सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के जी एलन जॉनसन ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, सर्वश्रेष्ठ अमेरिकी अभिनेत्री जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। 53 इसके बाद उन्होंने सैम रॉकवेल के साथ मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म जोशुआ। 2007 न्यूयॉर्क पत्रिका के डेविड एरेलस्टीन ने कहा कि बाद की फिल्म में फार्मिगा का प्रदर्शन डरावना रूप से अच्छा था और कहा, वह हमेशा स्पष्ट रूप से गणना करती है, कुछ लापरवाही से करने के बारे में बेहतर सोचती है, फिर भी उसे करती है। 56 सितंबर 2008 में ऐतिहासिक ड्रामा द बॉय इन द स्ट्राइप्ड पजामा, जिसमें उन्होंने एल्सा होस का किरदार निभाया था, दुनिया भर में रिलीज हुई। 57 फार्मिगा ने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड जीता। 58 उसी वर्ष उन्होंने जॉन माल्कोविच के साथ युद्ध ड्रामा फिल्म इन ट्रांजिट में अभिनय किया। 59 और राजनीतिक थ्रिलर नथिंग बट द ट्रूथ में सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की ऑपरेटिव एरिका वान डोरेन का किरदार निभाया। 60 बाद की भूमिका ने फार्मिगा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स चॉइस मूवी अवार्ड के लिए नामांकन दिलाया। 61 2009 में फार्मिगा ने जैम कोलेत्सेरा की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर ऑर्फन में केट कोलमैन की मुख्य भूमिका निभाई। 62 इस फिल्म का सहनिर्माण लियोनार्डो डिकैप्रियो ने किया था, जिन्होंने द डिपार्टेड में फार्मिगा के साथ अभिनय किया था। 48 उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की गई। द टाइम्स के टोबी यंग ने लिखा कि वह कहानी के खुलने के साथ और अधिक विश्वसनीय होती जाती है। अंत तक वह आपको अपनी मुट्ठी में रखती है।
63। इसके बाद वह निकी कारो की रोमांटिक ड्रामा द विंटनर लक में औरोरा डे वाल्डे के रूप में दिखाई दी, जिसका प्रीमियर 2009 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ था। 64। इसके अलावा 2009 में उन्होंने जेसन रीटमैन की कॉमेडी ड्रामा अप इन द एयर में जॉर्ज क्लूनी के विपरीत लगातार उड़ान भरने वाले एलेक्स गोरान के रूप में सह-अभिनय किया। 66। शिकागो सन-टाइम्स के रोजर एबर्ट ने फार्मिगा के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह फिल्मों में सबसे गर्म और सबसे आकर्षक महिलाओं में से एक है, या कम से कम वह एक की भूमिका निभाती है। 67। उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। 68। सहायक भूमिका में एक महिला अभिनेता द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड। 69। सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए बाफ्टा पुरस्कार। 70। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। 71। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स चॉइस मूवी अवार्ड के लिए उनका दूसरा नामांकन। 2010 का दशक। 82वें अकादमी पुरस्कार समारोह में रेड कार्पेट पर फार्मिगा। मार्च 2010 में एकेडमी अवार्ड्स में फार्मिगा। इसके बाद फार्मिगा ने स्टेज अभिनेत्री जूली इवानोवा के रूप में अत्यथार्थवादी रोमांटिक कॉमेडी हेनरी क्राइम में अभिनय किया। 73। जिसका प्रीमियर 2010 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ। 74। उन्होंने अगली बार डंकन जोन्स की साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म सोर्स कोर में कैप्टन कोलिन गुडविन की भूमिका निभाई। 75। जिसका प्रीमियर 2011 के साउथ बाय साउथवेस्ट में हुआ। 76। 2010 में फार्मिगा को मार्क फोर्स्टर की एक्शन बायोपिक मशीन गन प्रीचर में मुख्य भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने गर्भवती होने के कारण मना कर दिया। 77। अपनी दूसरी गर्भावस्था के दौरान फार्मिगा ने माइक्रोबजेट ईसाई थीम वाले नाटक हायर ग्राउंड के साथ अपना निर्देशन डेब्यू किया। 78। जिसमें उन्होंने मुख्य भूमिका कोरिन वॉकर के रूप में अभिनय किया। 79। फिल्म को समीक्षा एग्रीगेटर साइट मेटाक्रिटिक 80 पर आमतौर पर अनुकूल समीक्षा मिली और 2011 के संडांस में इसका प्रीमियर हुआ। 81। उनके परिवार के कई सदस्य उत्पादन में शामिल थे। फार्मिगा की बहन ताइसा ने कोरिन को एक किशोरी के रूप में चित्रित किया। उनके पति रेन हॉकी ने एक निर्माता और संगीत निर्देशक के रूप में काम किया और उनकी चचेरी बहन एड्रियाना फार्मिगा ने एक कला क्यूरेटर के रूप में काम किया। उन्हें फिल्म के लिए अभिनय और निर्देशन दोनों में नामांकन मिला, जिसमें ब्रेकथ्रू डायरेक्टर के लिए गोथम इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड 82 और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए सैटेलाइट अवार्ड मोशन पिक्चर शामिल है। 84। उनके प्रदर्शन के बारे में इंडीवायर के लियोनार्ड माल्टिन ने टिप्पणी की कि फार्मिगा ने एक ईमानदार, सहानुभूतिपूर्ण प्रदर्शन दिया है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, वह हमारे समय की सबसे प्रतिभाशाली और साहसी अभिनेत्रियों में से एक है। 85। उनकी अगली भूमिका स्वतंत्र कॉमेडी ड्रामा गोट्स में भड़कीली न्यू एज मां वेंडी व्हिटमैन की थी। 86। जो 2012 के संडांस में शुरू हुई थी। 87। उसी वर्ष उन्होंने डैनियल एस्पिनोसा की एक्शन थ्रिलर सेफ हाउस 2012 में CIA ऑपरेटिव कैथरीन लिंकलेटर को चित्रित किया। 88। फार्मिगा ने रयान रेनॉल्ड्स और दूसरी बार डेंजल वाशिंगटन के साथ अभिनय किया। 89। फार्मिगा की टेलीविजन पर वापसी 2013 में हुई, जब उन्होंने आई की ड्रामा थ्रिलर सीरीज बेट्स मोटल में नॉर्मन बेट्स की मां नोर्मा लुइस बेट्स का किरदार निभाना शुरू किया। 90। यह सीरीज अल्फ्रेड हिचकॉक की क्लासिक हॉरर फिल्म साइको 1960 का समकालीन रीबूट है। 91। अपने प्रदर्शन के लिए उन्होंने टेलीविजन पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2013 सैटर्न अवार्ड 92 और पसंदीदा केबल टीवी अभिनेत्री के लिए 2016 पीपुल्स चॉइस अवार्ड जीता। 93। उन्हें ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स चॉइस टेलीविजन अवार्ड के लिए 3 नामांकन भी मिले, 2013 से 2015। 94। 95। साथ ही 2013 सैटेलाइट अवार्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री टेलीविजन सीरीज ड्रामा के लिए नामांकन। 98। हॉलीवुड रिपोर्टर के टिम गुरमैन ने फार्मिगा के प्रदर्शन को शानदार कहा और लॉस एंजल्स टाइम्स की मैरी मैकनामारा ने उन्हें मुख्य कारण श्रृंखला आश्चर्यजनक रूप से अच्छा है के रूप में पहचाना। 99। 100 अभिनय के अलावा उन्होंने दूसरे सीजन से लेकर 5वें और अंतिम सीजन तक निर्माता और बाद में कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया, जो 2017 में प्रसारित हुआ। 101, 102
सितंबर 2008 में ऐतिहासिक ड्रामा द बॉय इन द स्ट्राइप्ड पजामा, जिसमें उन्होंने एल्सा होस का किरदार निभाया था, दुनिया भर में रिलीज हुई। 57 फार्मिगा ने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड जीता। 58 उसी वर्ष उन्होंने जॉन माल्कोविच के साथ युद्ध ड्रामा फिल्म इन ट्रांजिट में अभिनय किया। 59 और राजनीतिक थ्रिलर नथिंग बट द ट्रूथ में सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की ऑपरेटिव एरिका वान डोरेन का किरदार निभाया। 60 बाद की भूमिका ने फार्मिगा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स चॉइस मूवी अवार्ड के लिए नामांकन दिलाया। 61 2009 में फार्मिगा ने जैमकोलेट सेरा की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर ऑर्फन में केट कोलमैन की मुख्य भूमिका निभाई। 62 इस फिल्म का सहनिर्माण लियोनार्डो डिकैप्रियो ने किया था, जिन्होंने द डिपार्टेड में फार्मिगा के साथ अभिनय किया था। 48 उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की गई। द टाइम्स के टोबी यंग ने लिखा कि वह कहानी के खुलने के साथ और अधिक विश्वसनीय होती जाती है। अंत तक वह आपको अपनी मुट्ठी में रखती है। 63 इसके बाद वह निकी कारो की रोमांटिक ड्रामा द विंटनर लक में ऑरोरा डे वाल्डे के रूप में दिखाई दी, जिसका प्रीमियर 2009 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ था। 64 इसके अलावा 2009 में उन्होंने जेसन रीटमैन की कॉमेडी ड्रामा अप इन द एयर में जॉर्ज क्लूनी के विपरीत लगातार उड़ान भरने वाले एलेक्स गोरान के रूप में सहअभिनय किया। 66 शिकागो सन-टाइम्स के रोजर एबर्ट ने फार्मिगा के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह फिल्मों में सबसे गर्म और सबसे आकर्षक महिलाओं में से एक है, या कम से कम वह एक की भूमिका निभाती है। 67 उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। 68 सहायक भूमिका में एक महिला अभिनेता द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड। 69 सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए बाफ्टा पुरस्कार। 70 सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। 71 और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स चॉइस मूवी अवार्ड के लिए उनका दूसरा नामांकन। 2010 का दशक। 82वें अकादमी पुरस्कार समारोह में रेड कार्पेट पर फार्मिगा। मार्च 2010 में एकेडमी अवार्ड्स में फार्मिगा। इसके बाद फार्मिगा ने स्टेज अभिनेत्री जूली इवानोवा के रूप में अतियथार्थवादी रोमांटिक कॉमेडी हेनरी क्राइम में अभिनय किया। 73 जिसका प्रीमियर 2010 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ। 74 उन्होंने अगली बार डंकन जोन्स की साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म सोर्स कोर में कैप्टन कोलिन गुडविन की भूमिका निभाई। 75 जिसका प्रीमियर 2011 के साउथ बाय साउथवेस्ट में हुआ। 76 2010 में फार्मिगा को मार्क फोर्स्टर की एक्शन बायोपिक मशीन गन प्रीचर में मुख्य भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने गर्भवती होने के कारण मना कर दिया। 77 अपनी दूसरी गर्भावस्था के दौरान फार्मिगा ने माइक्रोबजेट ईसाई थीम वाले नाटक हायर ग्राउंड के साथ अपना निर्देशन डेब्यू किया। 78 जिसमें उन्होंने मुख्य भूमिका कोरिन वॉकर के रूप में अभिनय किया। 79 फिल्म को समीक्षा एग्रीगेटर साइट मेटाक्रिटिक 80 पर आमतौर पर अनुकूल समीक्षा मिली और 2011 के सनडांस में इसका प्रीमियर हुआ। 81 उनके परिवार के कई सदस्य उत्पादन में शामिल थे। फार्मिगा की बहन ताइसा ने कोरिन को एक किशोरी के रूप में चित्रित किया। उनके पति रेन हॉकी ने एक निर्माता और संगीत निर्देशक के रूप में काम किया और उनकी चचेरी बहन एड्रियाना फार्मिगा ने एक कला क्यूरेटर के रूप में काम किया। उन्हें फिल्म के लिए अभिनय और निर्देशन दोनों में नामांकन मिला, जिसमें ब्रेकथ्रू डायरेक्टर के लिए गोथम इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड 82 और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए सैटेलाइट अवार्ड मोशन पिक्चर शामिल है। 84 उनके प्रदर्शन के बारे में इंडीवायर के लियोनार्ड माल्टिन ने टिप्पणी की कि फार्मिगा ने एक ईमानदार, सहानुभूतिपूर्ण प्रदर्शन दिया है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, वह हमारे समय की सबसे प्रतिभाशाली और साहसी अभिनेत्रियों में से एक है। 85 उनकी अगली भूमिका स्वतंत्र कॉमेडी ड्रामा गोट्स में भड़कीली न्यू एज मां वेंडी व्हिटमैन की थी। 86 जो 2012 के सनडांस में शुरू हुई थी। 87 उसी वर्ष उन्होंने डैनियल एस्पिनोसा की एक्शन थ्रिलर सेफ हाउस 2012 में CIA ऑपरेटिव कैथरीन लिंकलेटर को चित्रित किया। 88 फार्मिगा ने रयान रेनॉल्ड्स और दूसरी बार डेनजल वाशिंगटन के साथ अभिनय किया। 89 फार्मिगा की टेलीविजन पर वापसी 2013 में हुई,
जब उन्होंने आई की ड्रामा थ्रिलर सीरीज बेट्स मोटल में नॉर्मन बेट्स की मां नोर्मा लुइस बेट्स का किरदार निभाना शुरू किया। 90 यह सीरीज अल्फ्रेड हिचकॉक की क्लासिक हॉरर फिल्म साइको 1960 का समकालीन रीबूट है। 91 अपने प्रदर्शन के लिए उन्होंने टेलीविजन पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2013 सैटर्न अवार्ड, 92 और पसंदीदा केबल टीवी अभिनेत्री के लिए 2016 पीपुल्स चॉइस अवार्ड जीता। 93 उन्हें ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स चॉइस टेलीविजन अवार्ड के लिए 3 नामांकन भी मिले, 2013 से 2015, 94, 95, साथ ही 2013 सैटेलाइट अवार्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री टेलीविजन सीरीज ड्रामा के लिए नामांकन। 98 हॉलीवुड रिपोर्टर के टिम गुरमैन ने फार्मिगा के प्रदर्शन को शानदार कहा और लॉस एंजल्स टाइम्स की मैरी मैकनामारा ने उन्हें मुख्य कारण श्रृंखला आश्चर्यजनक रूप से अच्छा है के रूप में पहचाना। 99 100 अभिनय के अलावा उन्होंने दूसरे सीजन से लेकर 5वें और अंतिम सीजन तक निर्माता और बाद में कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया, जो 2017 में प्रसारित हुआ। 101 102 मार्च 2019 में उन्होंने रूपर्ट व्याट की साइंस फिक्शन थ्रिलर कैप्टिव स्टेट में जॉन गुरमैन के साथ जेन डो के रूप में अभिनय किया। 129 मई 2019 में उन्होंने माइकल डॉघर्टी द्वारा निर्देशित मॉन्स्टरवर्स फिल्म फ्रेंचाइजी गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स की तीसरी किस्त में डॉ. एम्मा रसेल को चित्रित किया। 130 इसके अलावा मई 2019 में फार्मिगा ने सेंट्रल पार्क जॉगर मामले पर आधारित एवा डुवर्ने की नेटफ्लिक्स क्राइम ड्रामा मिनी सीरीज वेहेंदेसी अस में अभियोजक एलिजाबेथ लेडर को चित्रित किया। 131 उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें एक सीमित श्रृंखला या मूवी में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 132 2020 का दशक मई 2021 में फार्मिगा ने नेटफ्लिक्स की ड्रामा लिमिटेड सीरीज हेल्स्टन में एक विशेष अतिथि भूमिका निभाई, जो इसी नाम के फैशन डिजाइनर के जीवन पर आधारित है, जिसमें इवान मैकग्रेगर मुख्य भूमिका में है। 134 इसके बाद उन्होंने जून 2021 में रिलीज हुई द कॉन्ज्यूरिंग द डेविल मेड मी डू इट में लोरेन वॉरेन के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। 135 सितंबर 2021 में फार्मिगा एलन टेलर द्वारा निर्देशित द सोप्रानोस की फिल्म प्रीक्वल द मेनी सेंस ऑफ नेवार्क में लिविया सोप्रानो के रूप में दिखाई दीं। 136 इसके बाद उन्होंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सुपरहीरो मिनी सीरीज हॉकाई में हेली स्टेनफेल्ड के किरदार की मां एलेनोर बिशप की भूमिका निभाई, जिसका प्रीमियर नवंबर 2021 में डिज्नी प्लस पर हुआ। 137 अगस्त 2022 में फार्मिगा ने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित एप्पल टीवी प्लस लिमिटेड सीरीज 5 डेज 8 मेमोरियल में डॉ. अन्ना पो की मुख्य भूमिका में अभिनय किया। 138 जो शेरी फिंक की इसी नाम की पुस्तक का रूपांतरण है। 139 2023 में उन्होंने हॉरर सीक्वल द नन 2 के मिडक्रेडिट सीन में लोरेन वॉरेन के रूप में एक कैमियो उपस्थिति दर्ज की, जिसमें द कॉन्ज्यूरिंग द डेविल मेड मी डू इट से एक सीन का उपयोग किया गया था। 140 उसी वर्ष फार्मिगा ने एवा डुवर्ने की ड्रामा फिल्म ओरिजिन में भूमिकाएं की, जो इसाबेल विल्करसन की नॉनफिक्शन किताब कास्ट द ओरिजिन्स ऑफ अवर डिस्कंटेंस का रूपांतरण है। 141 और टोनी गोल्डविन द्वारा निर्देशित कॉमेडी ड्रामा फिल्म एजरा। 142 वह हेवंस गेट कल्ट की बायोपिक द लीडर। 143 वह लोइस लोरी के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित आगामी एनिमेटेड सीरीज गोस्मर में एक चरित्र को आवाज देंगी। 144 व्यक्तिगत जीवन फार्मिगा 2010 में जब वह गर्भवती थी, फार्मिगा ने अभिनेता सेबेस्टियन रोचे से फैंटेसी एडवेंचर टेलीविजन सीरीज रोअर में एक साथ अभिनय करते हुए मुलाकात की। 1997 में इसके समाप्त होने के बाद वे बहामास चले गए। 28 और 2004 में उनका तलाक हो गया। 28 टचिंग इविल के सेट पर आपसी मित्र एलन ह्यूजेस द्वारा पेश किए जाने के बाद उन्होंने डेडसी संगीतकार रेन हॉकी को डेट करना शुरू किया। 18 उन्होंने 13 सितंबर 2008 को शादी की, जब फार्मिगा अपने पहले बच्चे के साथ 5 महीने की गर्भवती थी। 28 उन्होंने जनवरी 2009 में राइनबेक, न्यूयॉर्क में एक बेटे, फिन को जन्म दिया। 145 और नवंबर 2010 में एक बेटी, गीता को जन्म दिया। 146 परिवार के पास हडसन वैली, न्यूयॉर्क, 147 और वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया में घर है।
4. फार्मिगा की भाभी अभिनेत्री और फोटोग्राफर मॉली हॉकी है। 148 वह अपने बेट्स मोटल के सहकलाकार फ्रेडी हाईमोर जो उनके बेटे के गॉडफादर है। 149 और अपने कॉन्ज्यूरिंग के सहकलाकार पैट्रिक विल्सन के साथ घनिष्ठ मित्र है। 150 फार्मिगा एक गैरसांप्रदायिक ईसाई है। 2011 में क्रिश्चियनिटी टुडे के साथ एक साक्षात्कार में फार्मिगा ने कहा, मैं एक यूक्रेनी कैथोलिक से ईसाई बने परिवार में पला बड़ा हूँ और यही मेरे परिवार की आस्था है। मेरे पिता ने मुझ में ईश्वर को परिभाषित करना, अपने लिए पवित्रता को परिभाषित करना सिखाया। यह मेरे माता पिता की हमारे लिए सबसे बड़ी सीख थी। मैं किसी विशेष चर्च से संबंधित नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो किसी भी पूजा स्थल, किसी भी पूजा घर में जा सकता हूँ और सीधे संवाद कर सकता हूँ। 151 मुख्य लेख, स्क्रीन और मंच पर वेरा फार्मिगा और पुरस्कार और नामांकन। समीक्षा एकत्रीकरण साइट रॉटन टोमाटोज और बॉक्स ऑफिस साइट बॉक्स ऑफिस मोजो के अनुसार फार्मिगा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली और समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों में डाउन टू द बोन 2004, द मंचूरियन कैंडिडेट 2004, द डिपार्टेड 2006, द बॉय इन द स्ट्राइप्ड पजामा 2008, ऑर्फन 2009, अप इन द एयर 2009, सोर्स कोड 2011, सेफ हाउस 2012, द कॉन्ज्यूरिंग 2013, द कॉन्ज्यूरिंग 2 2016, द कम्यूटर 2018, गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स 2019, एनाबेले कम्स होम 2019 और द कॉन्ज्यूरिंग द डेविल मेड मी डू इट 2021 शामिल है। 152 153 अप इन द एयर 2009 में अपनी भूमिका के लिए फार्मिगा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए अकादमी पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए बाफ्टा और सहायक भूमिका में उत्कृष्ट महिला अभिनेता के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। 68, 71, 70, 69 फार्मिगा को बेट्स मोटल 2013 से 2017 में अपनी भूमिका के लिए ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट लीड अभिनेत्री के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। 92, 97, 98 मिनी सीरीज वहेंदेसी अस 2019 में अपने प्रदर्शन के लिए फार्मिगा को एक सीमित श्रृंखला या मूवी में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री की श्रेणी में अपना दूसरा प्राइम टाइम एमी पुरस्कार नामांकन मिला। 132 तो दोस्तों ये रिलीज़ होते हुए देखने को मिलने वाली है 7 सितंबर 2025 को, और इसका जो टीज़र या ट्रेलर है वो आउट कर दिया गया है। और मैं आपको बता दूँ ये कंजूरिंग फ्रेंचाइजी के अंदर एक तरह से चौथा पार्ट रहने वाला है, और इसकी पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी है। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में।